गुड मॉर्निंग एवरीवन। तो आज हम पढ़ेंगे एब्सोल्यूट ग्रोथ रेट और रिलेटिव ग्रोथ रेट। तो एब्सोल्यूट ग्रोथ रेट क्या होता है? टोटल ग्रोथ विच अकर इन अ यूनिट टाइम इन प्लांट और एनी प्लांट पार्ट। मतलब कितनी ग्रोथ हुई है प्लांट में एक यूनिट टाइम में, प्लांट में या किसी प्लांट के पार्ट में कितनी ग्रोथ होती है एक यूनिट टाइम में, उसे हम क्या बोलते हैं? एब्सोल्यूट ग्रोथ रेट, जिसे हम AGR भी बोल सकते हैं। तो मान लो ये लीफ, हम प्लांट पार्ट की बात कर रहे हैं, ये है लीफ का साइज, इनिशियल साइज लीफ का है A, जो कि उसका सरफेस एरिया था 5 सेंटीमीटर स्क्वायर, और बाद में लीफ का साइज बड़ा हो गया। अब ये डॉटेड लाइन रिप्रेजेंट कर रही है न्यू लीफ साइज। तो न्यू लीफ साइज यानी A' कितना हो गया? 10 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो एब्सोल्यूट ग्रोथ रेट क्या होएगा कि ओल्ड साइज, न्यू साइज में से, दैट इज 10 सेंटीमीटर स्क्वायर, उसमें से हम ओल्ड साइज को माइनस कर देंगे तो हमारे पास आ जाएगा एब्सोल्यूट ग्रोथ रेट। एब्सोल्यूट ग्रोथ रेट क्या है? न्यू साइज माइनस ओल्ड साइज, दैट इज 10 माइनस 5, यानी कि हमारे पास क्या आ गया? 5 सेंटीमीटर स्क्वायर। और रिलेटिव ग्रोथ रेट क्या होता है कि कितनी ग्रोथ हुई है किसी प्लांट में या फिर प्लांट के पार्ट में विद रिस्पेक्ट टू इनिशियल पैरामीटर। इनिशियल पैरामीटर के कंपैरिजन में, उसके रिलेशन में कितना ग्रोथ हुई है, उसे हम क्या बोलते हैं? रिलेटिव ग्रोथ रेट। तो इसी केस में ही देख लो, ये है लीफ का इनिशियल साइज और ये है उसका फाइनल साइज। तो अब कितनी ग्रोथ हुई है विद रिस्पेक्ट टू इनिशियल पैरामीटर, मतलब भी ग्रोथ कितनी हुई है, दैट इज न्यू ग्रोथ। कितनी ग्रोथ हुई है विद रिस्पेक्ट टू इनिशियल पैरामीटर, यानी कि ओल्ड साइज इनटू 100। तो ये है रिलेटिव ग्रोथ रेट। तो न्यू ग्रोथ कितनी हुई है? हमारा न्यू साइज माइनस ओल्ड साइज, दैट इज 10 माइनस 5। 10 माइनस 5 इज इक्वल टू 5। तो 5 सेंटीमीटर स्क्वायर है हमारी न्यू ग्रोथ। और ओल्ड साइज कितना है? ये हमारा ओल्ड साइज है। ये ओल्ड साइज कितना है? दैट इज A, दैट इज 5 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो 5 बाय 5 इंटू 100, 5 से कट जाएगा और हमारे पास आंसर आ जाएगा 100%। तो इस केस में जो रिलेटिव ग्रोथ रेट है वो है 100%। मतलब कितनी नई ग्रोथ हुई है इनिशियल पैरामीटर यानी कि इनिशियल साइज के कंपैरिजन में, तो उसके रिलेशन में जब हम ग्रोथ रेट निकालते हैं तब हम उसे क्या बोलते हैं? रिलेटिव ग्रोथ रेट। एक और एग्जांपल से हम इसे समझते हैं। तो ये लीफ का इनिशियल साइज है B, 50 सेंटीमीटर स्क्वायर। इसमें 5 सेंटीमीटर स्क्वायर की ग्रोथ होगी और हमारे पास जो नया साइज है, ये जो डॉटेड लाइन है, ये लीफ का ग्रोथ होगी और ये इसका नया साइज है। तो ये नया साइज इसका क्या? B' यानी कि ये है 55 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो अब इसमें एब्सोल्यूट ग्रोथ रेट क्या आएगा? न्यू साइज यानी कि B' 55 सेंटीमीटर स्क्वायर माइनस ओल्ड साइज यानी कि B 50 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो एब्सोल्यूट ग्रोथ रेट क्या है? न्यू साइज माइनस ओल्ड साइज, 55 माइनस 50, आंसर आ जाएगा 5 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो हमारा एब्सोल्यूट ग्रोथ रेट आ गया 5 सेंटीमीटर स्क्वायर, यानी कि कितनी ग्रोथ हुई है एक यूनिट टाइम में। अब रिलेटिव ग्रोथ रेट क्या है कि कितनी न्यू ग्रोथ हुई है अपॉन इनिशियल पैरामीटर इनटू 100। जो हमारी न्यू ग्रोथ हुई है अपॉन ओल्ड साइज इनटू 100 भी हम इसे बोल सकते हैं। तो न्यू ग्रोथ इसमें कितनी हुई है? 50 से 55 हो गया, यानी कि न्यू ग्रोथ कितनी है? न्यू साइज यानी कि 55 माइनस ओल्ड साइज यानी कि 50। तो 55 माइनस 50 हमारा न्यू ग्रोथ आ गई 5 अपॉन इनिशियल पैरामीटर। इनिशियली इसका साइज क्या था? 50, 5 अपॉन 50 इंटू 100। तो इस केस में हमारा जो इसको मतलब सॉल्व करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 10%। तो इस केस में रिलेटिव ग्रोथ रेट क्या है? 10%। अब दोनों ही केस में 5 सेंटीमीटर की ग्रोथ हो रही है। न्यू साइज कितना था? 10, ओल्ड साइज कितना था? 5। तो 10 माइनस 5 की ग्रोथ हुई थी यहाँ पर। और इस लीफ के केस में भी जो न्यू साइज था 55, ओल्ड साइज था 50। तो 55 माइनस 50
5। तो दोनों केस में जो ग्रोथ हो रही है वो है 5 सेंटीमीटर स्क्वायर, और उसी को ही हम क्या बोलते हैं, एब्सोल्यूट ग्रोथ रेट, दैट इज न्यू साइज माइनस ओल्ड साइज। तो दोनों ही केस में, लीफ ए और लीफ बी के केस में, दोनों ही केस में जो एब्सोल्यूट ग्रोथ रेट है वो सेम है, दैट इज 5 सेंटीमीटर स्क्वायर। लेकिन दोनों ही केस में जो रिलेटिव ग्रोथ रेट है वो डिफरेंट है। इस केस में जो इनिशियल पैरामीटर था वो स्मॉल था, तो जिसके कारण से परसेंटेज काफी हाई आई थी, दैट इज 100 सेंटीमीटर स्क्वायर। और इस केस में जो इनिशियल पैरामीटर था वो काफी बड़ा था, और इसी जो रिलेटिव ग्रोथ रेट थी उसके कंपैरिजन में इनिशियल साइज में वो आई थी 10%। तो दोनों की एब्सोल्यूट ग्रोथ रेट लीफ ए और लीफ बी की सेम है, लेकिन जो रिलेटिव ग्रोथ रेट है वो ए की ज्यादा है बी से। ए की कितनी आएगी 100% और बी की कितनी आएगी 10%। तो रिलेटिव ग्रोथ रेट ए की ज्यादा है बी से, और एब्सोल्यूट ग्रोथ रेट दोनों की क्या है, सेम। तो ये थे हमारे एब्सोल्यूट ग्रोथ रेट और रिलेटिव ग्रोथ रेट। अब हम पढ़ने जा रहे हैं डी डिफरेंशिएशन, डिफरेंशिएशन और रीडिफरेंशिएशन। तो उससे पहले हम डिफरेंशिएशन के बारे में पढ़ें। हम देखते हैं कि प्राइमरी मेरिस्टेम और सेकेंडरी मेरिस्टेम क्या होते हैं। प्राइमरी मेरिस्टेम यानी कि डिवाइडिंग सेल्स, जो कि इन मेरिस्टेमेटिक सेल्स क्या होते हैं, ये रैपिडली डिवाइड करते रहते हैं, स्मॉल इन साइज होता है, और इनकी वॉल जो सेल वॉल होती है वो काफी थिन होती है। ये ग्रोइंग रीजन्स में प्रेजेंट होते हैं। अब जो मेरिस्टेमेटिक टिश्यू प्लांट में इनिशियल स्टेजेस ऑफ उसकी लाइफ से ही प्रेजेंट है, जैसे कि सीड में जो मेरिस्टेम प्रेजेंट था वो मेरिस्टेम क्या होता है, प्राइमरी मेरिस्टेम। वही मेरिस्टेम आगे डिवाइड होकर जहां पर भी प्लांट में प्रेजेंट है वो सारा क्या है, प्राइमरी मेरिस्टेम। अब जब जो प्राइमरी मेरिस्टेमेटिक टिश्यू है इसके सेल्स डिवाइड करते जा रहे हैं, और अगर वो डिवाइड होने के बाद डॉटर सेल किसी परमानेंट टिश्यू में कन्वर्ट हो जाए, यानी कि अपनी डिवाइडिंग कैपेसिटी को लूज कर दे, अब वो मैच्योर सेल में कन्वर्ट हो जाए ताकि वो कोई स्पेशल फंक्शन कर सके, उसकी स्पेशलाइजेशन हो जाए। तो जब मेरिस्टेमेटिक टिश्यू की स्पेशलाइजेशन होती है, जब मेरिस्टेमेटिक स्टेम के डॉटर सेल्स की स्पेशलाइजेशन होगी टू परफॉर्म अ स्पेशल फंक्शन, तब हम उस प्रोसेस को बोलते हैं डिफरेंशिएशन। सेल्स प्रोड्यूस आफ्टर डिवीजन इन प्राइमरी मेरिस्टेम ट्रांसफॉर्म और डिफरेंशिएट themselves according to specific functions। तो जो प्राइमरी मेरिस्टेम के अंदर जो माइटोटिक डिवीजन हो रही है उसमें से ही कुछ डॉटर सेल्स डिफरेंशिएट हो जाए या फिर ट्रांसफॉर्म हो जाए इनटू मैच्योर और डिफरेंशिएटेड टिश्यू और परमानेंट टिश्यू। यानी कि पहले इनके पास डिवाइडिंग कैपेबिलिटी थी, अब इनकी वो डिवाइडिंग कैपेबिलिटी इन्होंने लूज कर दी ताकि वो कोई स्पेसिफिक फंक्शन परफॉर्म कर सके। मान लो ये जाइलम के किसी कंपोनेंट में कन्वर्ट हो रहा है, तो इनकी अपनी डिवाइडिंग कैपेसिटी लूज कर दी ताकि ये काम कर सके कंडक्शन ऑफ वाटर का। मान लो वो फ्लोएम में कन्वर्ट हो गया, तो उन्होंने अपनी डिवाइडिंग कैपेसिटी लूज कर दी टू परफॉर्म कंडक्शन ऑफ वाटर, दैट इज अ स्पेसिफिक फंक्शन फॉर दैट। तो ये प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, जब वो प्राइमरी मेरिस्टेम कन्वर्ट होता है परमानेंट टिश्यू में, दैट इज प्राइमरी परमानेंट टिश्यू या फिर प्राइमरी डिफरेंशिएटेड टिश्यू, उस प्रोसेस को हम बोलते हैं डिफरेंशिएशन। अब बाद में प्लांट में कभी जरूरत पड़ेगी मेरिस्टेमेटिक टिश्यू की, किसी रीजन में मेरिस्टेमेटिक रीजन मेरिस्टेम की जरूरत पड़ेगी, तो वहां पर मान लो उस रीजन में परमानेंट टिश्यू प्रेजेंट है, तो ये परमानेंट टिश्यू अब डी डिफरेंशिएट हो जाएगा, यानी कि वापस अपनी कैपेबिलिटी टू डिवाइड को रीगेन करेगा और इस फंक्शन को डी स्पेशलाइज हो जाएगा। तो इस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, डी डिफरेंशिएशन। यानी कि प्राइमरी परमानेंट टिश्यू वापस से मेरिस्टेम में कन्वर्ट हो गया है, तब हम उसे क्या बोलते हैं, डी डिफरेंशिएशन। और इस प्रोसेस से जो मेरिस्टेम बनता है उसे हम बोलते हैं सेकेंडरी मेरिस्टेम।
सेकेंडरी मेरिस्टेम क्योंकि ये इनिशियल स्टेजेस ऑफ लाइफ ऑफ प्लांट से में ये प्रेजेंट नहीं था, ये बाद में परमानेंट टिश्यू से बना है, तो इसीलिए हम इसे बोलते हैं सेकेंडरी मेरिस्टेम। Formed later in secondary meristem is formed later in plants by de-differentiation of permanent tissue or mature cell। तो जो कुछ भी यहाँ पर हुआ था उसका रिवर्सल हुआ इस स्टेप में, इसीलिए हम इसे बोलते हैं डी डिफरेंशिएशन। वापिस इसने अपनी स्पेशलाइजेशन को लूज किया और मेरिस्टेम में कन्वर्ट हो गया और अपनी डिवाइडिंग कैपेबिलिटी को इसने रीगेन किया। तो इस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, डी डिफरेंशिएशन। तो ये तब होता है जब प्लांट को किसी रीजन में जहाँ पर परमानेंट टिश्यू प्रेजेंट है वहाँ पर दोबारा मेरिस्टेम ग्रोथ की रिक्वायरमेंट है, वहाँ पर दोबारा मेरिस्टेमेटिक टिश्यू की रिक्वायरमेंट, तो उस प्रोसेस में क्या हो जाता है, डी डिफरेंशिएशन। तो डी डिफरेंशिएशन से परमानेंट टिश्यू से वापस क्या बन जाएगा, सेकेंडरी मेरिस्टेम। अब ये जो सेकेंडरी मेरिस्टेम है इसके अंदर दोबारा स्पेशलाइजेशन हो जाएगी, या फिर अगर इसके अंदर दोबारा से ये परमानेंट टिश्यू में कन्वर्ट होएगा, यानी कि अपनी डिवाइडिंग कैपेबिलिटी को लूज करेगा, तब हम उस प्रोसेस को बोलते हैं रीडिफरेंशिएशन। क्योंकि यहाँ पर इनिशियली पहली बार डिफरेंशिएशन हुआ, ये दोबारा से हो रहा है, तो इसलिए हम इसे बोलते हैं रीडिफरेंशिएशन। रीडिफरेंशिएशन वो प्रोसेस है जिसमें सेकेंडरी मेरिस्टेम कन्वर्ट होता है सेकेंडरी परमानेंट टिश्यू या फिर सेकेंडरी डिफरेंशिएटेड टिश्यू। तो ये तीन प्रोसेसेस थे। जब प्राइमरी मेरिस्टेमेटिक टिश्यू अंडरगो स्पेशलाइजेशन और अपनी डिवाइडिंग कैपेबिलिटी को लूज करेगा, तब ये बनाएगा प्राइमरी परमानेंट टिश्यू या फिर प्राइमरी डिफरेंशिएटेड टिश्यू, और उस प्रोसेस को हम बोलते हैं डिफरेंशिएशन। और जब प्राइमरी परमानेंट टिश्यू अपनी स्पेशलाइजेशन को लूज करेगा और वापस से रीगेन करेगा अपनी डिवाइडिंग कैपेबिलिटी, तब हम उस प्रोसेस को बोलते हैं डी डिफरेंशिएशन। ये डिफरेंशिएशन के जो भी कुछ भी यहाँ पर हुआ था उसका ये रिवर्सल। क्योंकि ये मेरिस्टेम इनिशियली प्रेजेंट नहीं था, तो ये बाद में लेटर स्टेजेस ऑफ प्लांट में बने, इसलिए हम इसको बोलते हैं सेकेंडरी मेरिस्टेम। जो इनिशियल स्टेजेस जैसे कि सीड से ही प्रेजेंट है उसे हम बोलते हैं प्राइमरी मेरिस्टेम। तो सेकेंडरी मेरिस्टेम की अगर दोबारा स्पेशलाइजेशन होएगी टू परफॉर्म अ स्पेसिफिक फंक्शन, तब हम उसे क्या बोलते हैं, रीडिफरेंशिएशन। तो ये थे हमारे डिफरेंशिएशन, डी डिफरेंशिएशन और रीडिफरेंशिएशन। तो डी डिफरेंशिएशन की डेफिनेशन क्या होगी कि हमने कि जो लिविंग डिफरेंशिएटेड सेल्स होते हैं, जो लिविंग डिफरेंशिएटेड सेल्स यानी कि लिविंग प्राइमरी परमानेंट टिश्यू, वो अपनी स्पेशलाइजेशन को लूज करेगा एंड दे हैव टू समटाइम डिवाइड अकॉर्डिंग टू द रिक्वायरमेंट्स ऑफ प्लांट। फॉर दिस purpose living permanent tissue regain their dividing capacity and convert into secondary meristem. This process is called de-differentiation. तो जब जो हमारा डिफरेंशिएटेड टिश्यू है यानी कि परमानेंट टिश्यू है, जो लिविंग परमानेंट टिश्यू है, उसको कई बार अपना मतलब भी स्पेशलाइजेशन को लूज करके रीगेन करनी पड़ती है डिवाइडिंग कैपेबिलिटी अकॉर्डिंग टू द रिक्वायरमेंट्स ऑफ प्लांट, और उस प्रोसेस में प्राइमरी परमानेंट टिश्यू कन्वर्ट होएगा सेकेंडरी मेरिस्टेम में, और इस प्रोसेस को हम बोलते हैं डी डिफरेंशिएशन। और रीडिफरेंशिएशन क्या है, इसमें जो हमारे डी डिफरेंशिएटेड सेल्स हैं, जो हमारे डी डिफरेंशिएटेड सेल्स हैं यानी कि सेकेंडरी मेरिस्टेम, दैट इज सेकेंडरी मेरिस्टेम, तो वो दोबारा से अपनी डिवाइडिंग कैपेबिलिटी को लूज करेंगे और कन्वर्ट हो जाएंगे या फिर स्पेशलाइज हो जाएंगे या मैच्योर हो जाएंगे इनटू सेकेंडरी परमानेंट टिश्यू टू परफॉर्म स्पेसिफिक फंक्शन। तो दोबारा से जब सेकेंडरी मेरिस्टेम की स्पेशलाइजेशन होगी और वो कन्वर्ट हो जाएगा परमानेंट टिश्यू में, तो उस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, रीडिफरेंशिएशन। और इस प्रोसेस में सेकेंडरी मेरिस्टेम कन्वर्ट होता है सेकेंडरी परमानेंट टिश्यू में या फिर सेकेंडरी डिफरेंशिएटेड टिश्यू में। तो इस प्रोसेस को हम बोलते हैं रीडिफरेंशिएशन।
अब हम करने जा रहे हैं प्लास्टिसिटी। तो प्लांट्स डिफरेंट पाथवे फॉलोज करते हैं इन रिस्पॉन्स टू एनवायरनमेंट या फेस ऑफ लाइफ, और अलग अलग स्ट्रक्चर्स बनाते हैं और हम उसी को बोलते हैं प्लास्टिसिटी। यानी कि हमें हेटेरोफिली देखने को मिलती है, यानी कि डिफरेंट शेप्स ऑफ लीव्स। तो प्लांट्स रिस्पॉन्ड करते हैं डिफरेंटली अपने डिफरेंट स्टेजेस ऑफ लाइफ में। मतलब उसके जुवेनाइल फेज में उसकी लीफ का शेप कुछ और होएगा, और जब वो अडल्ट प्लांट बन जाएगा यानी कि उसकी मेच्योर लीव्स होंगी, तब उन लीव्स का शेप जो होएगा वो डिफरेंट होएगा। यहाँ हमें हेटेरोफिली मतलब इस रिस्पेक्ट में देखने को मिलेगी कि स्टेज ऑफ लाइफ उसका क्या है, वो जुवेनाइल फेज में है यानी कि यंग फेज में है, या फिर मेच्योर फेज में यानी अडल्ट फेज में। तो यहाँ तो इस बेसिस पे वो डिफरेंट काइंड ऑफ स्ट्रक्चर्स दिखा रहा है, रिस्पॉन्ड डिफरेंटली विद रिस्पेक्ट टू फेज ऑफ लाइफ, या रिस्पॉन्ड डिफरेंटली विद रिस्पेक्ट टू एनवायरनमेंट। यहाँ हेटेरोफिली वो शो कर रहा है विद रिस्पेक्ट टू एनवायरनमेंट। जैसे कि बटरकप प्लांट में उसका जो टेरेस्ट्रियल पार्ट होता है, यानी कि जो लैंड पे ग्रो हो रहा होता है जो उसका पार्ट, उसके लीव्स का शेप होता है डिफरेंट। और बटरकप की जो एक्वेटिक मतलब भी लीव्स हैं, जो कि पानी के अंदर जो लीव्स हैं बटरकप की, उसका जो शेप होता है लीव्स का डिफरेंट होता है सेम स्पीशीज का ही प्लांट, लेकिन जो उसका टेरेस्ट्रियल पार्ट है उसकी लीव्स का शेप डिफरेंट है, जो एक्वेटिक पार्ट है उसकी लीव्स का शेप डिफरेंट है। तो ये एनवायरनमेंट के रिस्पेक्ट में वो हेटेरोफिली शो कर रहा है। हेटेरोफिली यानी कि डिफरेंट शेप्स ऑफ लीव्स। तो प्लांट रिस्पॉन्ड कर रहा है डिफरेंटली और डिफरेंट टाइप ऑफ स्ट्रक्चर्स बना रहा है विद रिस्पेक्ट टू इधर एनवायरनमेंट या विद रिस्पेक्ट टू दिस फेज ऑफ लाइफ। तो पहले हम हेटेरोफिली देख रहे हैं इन कॉटन, कोरिएंडर एंड लार्क्स पर। इनमें देखने को मिलती है इंटरनल प्लास्टिसिटी, यानी कि हेटेरोफिली ड्यू टू डिफरेंट फेज ऑफ लाइफ। तो इन प्लांट्स के अंदर कॉटन, कोरिएंडर और लार्क्स पर के अंदर जो इनका जुवेनाइल प्लांट है उनकी लीव्स का शेप अलग है, और जो मैच्योर प्लांट है इन्हीं का जब ये प्लांट्स मैच्योर हो जाएंगे तब इनकी लीव्स का शेप डिफरेंट हो जाएगा। पहले कम इंसिजन्स वगैरह होंगे और बाद में काफी इंसिजन्स हो जाएंगी। तो शेप इनकी लीव्स की डिफरेंट है, जुवेनाइल में कुछ और है, मैच्योर में कुछ और है सेम ही प्लांट। तो इस तरह की हेटेरोफिली यानी कि डिफरेंट शेप्स ऑफ लीफ, ये मतलब अलग अलग फेज ऑफ लाइफ में अलग अलग तरह की लीफ आ रही हैं। तो इस तरह की हेटेरोफिली यानी कि प्लांट का जो टेंडेंसी टू रिस्पॉन्ड डिफरेंटली है, इसी हम क्या बोलते हैं, इंटरनल प्लास्टिसिटी। और अगर ये डिफरेंस इन शेप्स ऑफ लीफ बन रहा है प्रोड्यूस्ड एंड द डिफरेंस इन शेप ऑफ लीव्स प्रोड्यूस्ड इन एयर एंड दोज प्रोड्यूस्ड इन वाटर इन बटरकप रिप्रेजेंट्स हेटेरोफिली डेवलपमेंट ड्यू टू एनवायरनमेंट known as environmental plasticity। तो अगर प्लांट डिफरेंट काइंड्स ऑफ स्ट्रक्चर बना रहा है विद रिस्पेक्ट टू एनवायरनमेंट, यानी कि बटरकप प्लांट के जो टेरेस्ट्रियल लीव्स हैं उनकी शेप डिफरेंट है, और जो इसके जो एक्वेटिक जो प्रोड्यूस्ड इन वाटर यानी कि एक्वेटिक लीव्स हैं वो उनकी शेप क्या है, डिफरेंट। तो इस तरह की जो हेटेरोफिली डेवलपमेंट है ये एनवायरनमेंट की वजह से हो रही है, और इसीलिए हम इस तरह की प्लास्टिसिटी को बोलते हैं एनवायरमेंटल प्लास्टिसिटी। तो प्लास्टिसिटी क्या है, प्लांट की टेंडेंसी टू फॉर्म डिफरेंट स्ट्रक्चर्स इधर ड्यू टू एनवायरनमेंट और ड्यू टू डिफरेंट फेजेस ऑफ लाइफ, तो उसी को हम बोलते हैं प्लास्टिसिटी। तो प्लास्टिसिटी में बस यही हमने किया था कि हेटेरोफिली जो कि आ रही है प्लांट्स में, या तो वो जो आ रही है एनवायरनमेंट के बेस पे, या वो आ रही है डिफरेंट फेजेस ऑफ लाइफ के केस में। डिफरेंट फेजेस ऑफ लाइफ के केस का एग्जांपल है हमारा कॉटन, कोरिएंडर और लार्क्स पर, और एनवायरनमेंट यानी कि एक्वेटिक और टेरेस्ट्रियल लीव्स में जो शेप का डिफरेंस है वो था एग्जांपल उसका बटरकप।
अब हम करने जा रहे हैं कंडीशंस रिक्वायर्ड फॉर ग्रोथ, यानी कि ग्रोथ के लिए हमें कौन सी कंडीशंस चाहिए। तो पहला है ऑक्सीजन। ऑक्सीजन हमें चाहिए एरोबिक रेस्पिरेशन, जो कि है फूड का ब्रेकडाउन इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, और इस प्रोसेस में बहुत सारी एनर्जी रिलीज होती है इन द फॉर्म ऑफ एटीपी। तो एटीपी को हम एनर्जी करेंसी ऑफ द सेल भी बोलते हैं। तो जितनी भी मेटाबॉलिक एक्टिविटीज हो रही है, कैटाबॉलिक, एनाबॉलिक, जितनी भी हो रही हैं, जितनी भी रिएक्शंस, वो उस एटीपी का यूज करती है। तो हमारे मेटाबॉलिक एक्टिविटीज के लिए भी ये रिक्वायर्ड है, और मेटाबॉलिक एक्टिविटीज होंगी तभी तो ग्रोथ होगी। और सेकंड है वाटर। वाटर इज रिक्वायर्ड फॉर टर्जिडिटी। जितना भी वैक्यूल का फॉर्मेशन, वैक्यूल का एनलार्जमेंट प्लांट सेल के अंदर, या फिर उसका एलोंगेशन, ताकि सेल भी क्या होए, एलोंगेट। तो सेल एलोंगेशन क्या होएगी से, उससे क्या होएगा, प्लांट की ग्रोथ होएगी। तो वाटर का कितना कंटेंट है प्लांट में, उसके ऊपर भी प्लांट की ग्रोथ डिपेंड करेगी, क्योंकि जितना वाटर रहेगा उतना ही उसके अंदर वैक्यूल फॉर्मेशन और वैक्यूल का एनलार्जमेंट होएगा, उतनी ज़्यादा क्या होएगी, सेल एलोंगेशन, और उतना ही ज़्यादा क्या होएगा, ग्रोथ। और उसके बाद है न्यूट्रिएंट्स। न्यूट्रिएंट्स चाहे वो मैक्रो न्यूट्रिएंट्स हैं, चाहे वो माइक्रो न्यूट्रिएंट्स हैं, दोनों की ही रिक्वायरमेंट है फॉर द सिंथेसिस ऑफ प्रोटोप्लाज्म। अब प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर्स। प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर्स को हम प्लांट ग्रोथ हार्मोन्स भी बोलते हैं, या फिर हम इसे फाइटो हार्मोन्स भी बोलते हैं। ये दो तरह के होते हैं, एक जो ग्रोथ को प्रमोट करें उन्हें बोलते हैं प्रोमोटर्स, और एक जो ग्रोथ को इनहिबिट करें उन्हें बोलते हैं इनहिबिटर्स। अब प्रोमोटर्स के अंदर आ जाते हैं ऑक्सिन, साइटोकाइनिन और जिबरलिक एसिड। तो ये तीनों क्या ग्रोथ को प्रमोट करते हैं, ऑक्सिन, साइटोकाइनिन और जिबरलिक एसिड। और इनहिबिटर्स के अंदर आ जाता है एब्सिसिक एसिड, ये ग्रोथ को इनहिबिट करता है। और इथाइलिन, इसके कुछ फंक्शंस प्रमोटर की तरह है, कुछ फंक्शंस इनहिबिटर की तरह है, इसलिए हम इसको प्रमोटर भी कंसीडर करते हैं, इनहिबिटर भी कंसीडर करते हैं। तो इथाइलिन इज बोथ अ प्रमोटर एंड अ इनहिबिटर, और ये गैसियस प्लांट ग्रोथ हार्मोन है। अब जो डेवलपमेंट है उसके अंदर ग्रोथ को भी हम कंसीडर करते हैं, और डिफरेंशिएशन। तो जितनी भी प्लांट के अंदर ग्रोथ हुई है या डिफरेंशिएशन हुई है, वो दोनों, उन दोनों का सम वो क्या है, डेवलपमेंट। तो जितनी भी मतलब भी मैच्योरेशन हुई है प्लांट के सेल्स के अंदर, या फिर उनके अंदर जो ग्रोथ हुई है, वो सब क्या है, डेवलपमेंट। और ये डेवलपमेंट कंट्रोल होती है बाय एक्सटर्नल फैक्टर्स, एक्सट्रिंसिक फैक्टर्स, और इंटरनल फैक्टर्स या फिर इंट्रिंसिक फैक्टर्स। तो डेवलपमेंट को दोनों ही फैक्टर्स कंट्रोल करते हैं। एक्सटर्नल फैक्टर्स यानी एक्सट्रिंसिक फैक्टर्स के अंदर आ जाता है लाइट, टेम्परेचर, वाटर, ऑक्सीजन